ओके, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे लो एंगल शॉट में थे, और लो एंगल शॉट जो है in cinematography, a low angle shot is a shot from a camera angle positioned anywhere below the eye line pointing upward. It can even be below the character's feet, which is called an extreme low angle shot. ये वो शॉट होता है जिसमें कैमरा जो होता है वो वेस्ट के नीचे रख के उसका जो अ, बोलते हैं फोकस जो है, या उसका जो टारगेट है, वो टारगेट कैरेक्टर का फेस होता है। तो नीचे से रख के सब्जेक्ट के फेस के ऊपर में इसको रखते हैं। ये जनरली तब दिखाया जाता है जब सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना हो, राइट। जब सब्जेक्ट को एक ओवरवेलमिंग पावर में दिखाते हैं तो हम लो एंगल शॉट यूज़ करते हैं। इसमें एक्सट्रीम लो एंगल भी होता है, जिसमें जो एंगल है उसको पैर के पास रख दिया जाता है और ऊपर तक दिखाया जाता है। इट कुड बी कि हो सकता है आपका एक्टर जो है वो खड़ा हो, और हो सकता है एक्टर बैठा हुआ हो। इसमें इफेक्ट क्या होता है, तो लो एंगल शॉट्स आर ऑफन यूज्ड टू कन्वे पावर, पावर दिखाने के लिए जो सामने सब्जेक्ट है। डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट दैट पावर कैन बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, यानी कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नेगेटिव कैरेक्टर है तो बुरा पावर दिखाने के लिए, और पॉजिटिव कैरेक्टर है तो बुरा अच्छा दिखाने के लिए। एग्जाम्पल जो है वो ऊपर वाली मूवी का एग्जाम्पल जो है वो है राइजिंग एरिजोना, राइट। राइजिंग एरिजोना एक मूवी थी, उसका एक विलन कैरेक्टर है बट मेन विलन नहीं है। ये उसका एक रैंडम नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि दोनों बैरल गन के साथ आता है। बहुत छोटा सा कैमियो है इसका, लेकिन उसको दिखाने के लिए हमने लो एंगल पे कैमरा रखा हुआ है ताकि उसको बता सके कि इज़ अ वेरी बैड गाय और काफ़ी पावरफुल है। वहीं नीचे वाला जो है वो इन ग्लोरियस बास्टर्डेस नाम की मूवी, इंग्लैंड इंग्लिश मूवी है, जिसमें ये जितने भी लोग हैं ये पॉजिटिव कैरेक्टर हैं। ये लोग ब्रिटिश आर्मी के लोग होते हैं, जो कि ब्रिटिश आर्मी नहीं, इजरायली आर्मी के लोग बताया गया है, जो कि हिटलर के विरोध में वर्क करते हैं। तो इन लोग का नाम बढ़ जाता है इन ग्लोरियस बास्टर्डेस, जो कि एक मतलब इनका एक डिपिक्शन है कि वो हिटलर को उसमें क्या बोलते थिएटर में हिटलर को मारने के लिए लोग फेमस हो जाते हैं बेसिकली, राइट। अगेन हाई एंगल शॉट, लो एंगल था, आई लेवल था पहले, फिर उसके बाद लो एंगल पे गए, अब हाई एंगल पे आ गए। आप अगर किसी को भी इंट्रोड्यूस भी कराना चाहें तो भी करा सकते हैं। मेन इशू है कि उसका इंट्रोडक्शन कैसा है। अगर वो एक्टर कोई बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है स्टोरी में, हो सकता पावरफुल एक्टर हो, यानी कि पावरफुल एक्टर सच एज कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत बड़ा एक्टर है, जिसमें एक्टर इन द सेंस बड़ा कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, तो आप उसको लो एंगल में दिखा सकते हो। इससे क्या होता है, जनता जो है वो अपने आप को छोटा फील करती है कंपेयर विद द एक्टर या कंपेयर विद द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन किसके इंट्रोडक्शन में, तो जब ऐसा कोई कैरेक्टर जिसका पावर होल्ड करना है। इसलिए कैमरा जब अगर लो एंगल पे होगा ना, तो आप ये समझ लो कि आप पे जनता का हमेशा एक रिस्पेक्ट आ जाएगा कि आप जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब हाई एंगल पे आ जाते हैं। हाई एंगल शॉट इज व्हेन द कैमरा लुक्स डाउन ऑन द कैरेक्टर और सब्जेक्ट फ्रॉम एन एलिवेटेड perspective. दिस इज यूजुअली अचीव्ड by placing the camera higher than the subject and then angling it down on them. This can range from a shallow angle just above eye level all the way to directly above the subject. That means कि जो कैमरा है वो कैरेक्टर के ऊपर रहेगा, राइट, और वो कैरेक्टर को देखेगा। अब उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया जा सकता है या उसको दिखाया जा सकता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है, देखिए तीन तरीके से इसका इफेक्ट होता है। टू ऐड नैरेटिव इंफॉर्मेशन, टू क्रिएट अ विस्केरियल और इमोशनल रिस्पॉन्स, एंड टू present characters from a perspective that makes them seems vulnerable or diminished. That means इसका तीन तरीकों से आप दिखा सकते हो। एक दिखा सकते हो स्टोरी नरेशन के लिए, ठीक है। स्टोरी नरेशन के लिए जैसे अभी जो आपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं,
नैरेटिव हाई एंगल बोलते हैं स्टोरी नरेशन को। दिस इज हाई नैरेटिव हाई एंगल। हमने बात की नैरेटिव इंफॉर्मेशन, विस्केरियल और इमोशनल रिस्पॉन्स और वर्नेबल और डिमिनिश्ड, ये तीन तरीके की चीजें होती हैं। नैरेटिव दैट मीन्स कि आप जिसमें स्टोरी दिखा रहे हैं। दिस इज व्हेन अ डायरेक्टर यूजेस अ हाई एंगल शॉट टू शो थिंग्स दैट वुड बी हार्ड टू सी फ्रॉम एनी अदर एंगल। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर जो है वो उस एंगल से शूट लेता है ताकि उन चीजों को दिखा सके जो कि किसी और एंगल से दिखाई नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैड मैक्स का ये वाला सीन जिसमें मैड मैक्स की जो विलन जो है स्मोकर, या जो भी इसका विलन है, वो उसके नीचे जो आर्मी है उसकी आर्मी बहुत अधिक है, तो उन सबको दिखाने के लिए ये वाला एंगल यूज किया उसने कि वो ऊपर से देखता है तो उसकी पूरी आर्मी इतनी बड़ी जाती रहती है, राइट। तो वो चीज दिखाने के लिए यूज किया है जब ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाना है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जॉन माइकल केन मूवी है। माइकल केन की मूवी में जनरली क्या दिखाया गया है कि एक्टर जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, सेल्फ बना हुआ एक्टर है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नहीं नहीं, नीचे वाला मेरा लिंक है। एक्चुअल में प्रीवियसली देयर वाज सम पावर शॉर्टेज, दैट्स व्हाई वी कुडंट एबल टू कनेक्ट, बट आफ्टर दैट वी हैड अ कनेक्टेड स्टेट, सो Hina and Madhu is already there. Please, please. Yes. Vikas sir will join the match. Let's just give a little bit more. All right. So हाई एंगल में जॉन माइकल केन की इसमें यह दिखाया गया था कि वो जो एक्टर है ना वो खुद इतना धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अपने आप को मेहनत कर करके बढ़ता रहता है, तो वो डिपिक्ट दिखाना था कि वो हर न्यूज़पेपर में उसकी आती रहती है। इट्स अ गैंगस्टर टाइप ऑफ पर्सन, तो मेहनत करके सेल्फ वो करके उसकी इतनी इमेज बनती जाती है जनता के बीच में। अब ये चीज़ दिखानी है तो कैसे दिखाएं? एक सीन में अगर ये चीज़ दिखाना है तो आप हाई एंगल पे लगा दीजिए, कैरेक्टर को लगा दिया और उसके चारों ओर न्यूज़पेपर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखा दिए। उससे क्या हुआ कि एक्टर का ख्याति बढ़ रही है, इस तरीके से बताया जाता है, राइट। उसको फेमस बन रहा है वो, इसके लिए ये मूवी बनाई गई थी। और वैसे ऑस्कर विनिंग मूवी थी, जॉन माइकल केन नाम था पिक्चर का, आप देख सकते हैं, राइट। इसका साउंड, आई एम नॉट गेटिंग एनी साउंड। आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? राइट राइट, दैट्स गुड। सो हम लोग नैरेटिव हाई एंगल शॉट पे आ गए थे, और लेट मी जस्ट चेक वेदर वी आर रिकॉर्डिंग एंड लेट्स सी अवर हाई एंगल शॉट। ये जनरली आपको तीन तरीके से पोर्ट्रे करता है: नैरेटिव हाई एंगल, विस्केरियल हाई एंगल एंड कैरेक्टर ड्रिवन हाई एंगल। नैरेटिव हाई एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें दिखाना जो कि पॉसिबल नहीं है किसी और एंगल से हम दिखा सकें, इसलिए हमें हाई एंगल यूज करना होता है। खासकर क्या चीज दिखाने के लिए? तो पहला नैरेटिव हमने यहाँ देखा कि उसकी आर्मी इतनी बड़ी है कि जिसको किसी और एंगल से दिखाया नहीं जा सकता, ना वाइड एंगल ना लॉन्ग एंगल से भी दिखा सकते, तो हमको ना ना वाइड शॉट से और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से भी नहीं दिखा सकते। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हाई एंगल लगा देंगे और नीचे की आर्मी दिखा देंगे। यहाँ पे सामने में हमने उसको फेमस होते हुए दिखाना है कि ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस हो रहा है या ओवरऑल अमेरिका में फेमस हो रहा है, तो हम उसका कैरेक्टर को हमने छोटा दिखा दिया, उसके चारों ओर हमने न्यूज़पेपर्स धीरे 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 बढ़ाते गए, राइट। नाउ विस्केरियल हाई एंगल। नाउ दिस इज वेयर विस्केरियल का मतलब क्या होता है? डर, काइंड ऑफ, राइट। तो दिस इज वेयर डायरेक्टर यूजेस अ हाई एंगल शॉट टू जनरेट अ फीलिंग विद इन द माइंड ऑफ द व्यूअर। व्यूअर के माइंड में फीलिंग जनरेट करता है। दैट फीलिंग इज मोस्ट ऑफन टाइज टू ह्यूमन बींग्स नेचुरल फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स। यानी कि वो
गिरने का जो डर होता है लोगों के अंदर, जो ऊंचाई से डर होता है, उसको अगर हमें जनता के अंदर डालना है तो विस्केरियल हाई एंगल यूज करेंगे। विस्केरियल हाई एंगल जो है वो इस एंगल पे होता है जिस एंगल पे जनता कंफर्टेबल नहीं होती है। यूजुअली इट्स एन आइसोमेट्रिक एंगल। स्पाइडरमैन की मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है क्योंकि हाइट्स दिखानी है। तो आइदर ये क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, और या फिर 45 डिग्री पे, जहां पे जनता जो है वो कंफर्ट जोन पे नहीं आ पाती है किसी एक एज यू कैन सी यहाँ पे भी इट इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ डेप्थ, वहां पे एक डेप्थ की फीलिंग देता है, और यहाँ तो बिल्कुल सीधा वर्टिकली नीचे का शॉट दिखा रहा है। तो ये भी विस्केरियल हाई एंगल के अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर ड्रिवन। दैट मीन्स जो हमने बात की थी इमोशनल इमोशनल क्रिएट करने की, तो केन, जॉन माइकल केन इज ऑल्सो ऑस्कर विनिंग हाई एंगल और लो एंगल्स में बहुत खेला था इन लोगों ने। तो हाई एंगल शॉट्स कैन सिग्नल्स अ कैरेक्टर्स वल्नरेबिलिटी, यानी कि ये कमजोर दिखाने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर आपका जो एंगल है वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर के ऊपर है, दैट मीन्स जनता जो है वो एक सर्टेन एंगल पे आपको ये फील करने लगती है कि दैट पर्सन इज स्मॉलर देन अस, यानी कि वो हमसे छोटा हो रहा है, इसके कारण से कमजोर हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियसली लो एंगल का देखा था कि उसमें कैरेक्टर जो है वो एकदम बड़ा दिख रहा है तो हम छोटा महसूस करते हैं, तो वो पावर हो जाता है। सिमिलरली उसका अपोजिट हाई एंगल होता है जिसमें कैमरा ऊपर रहता है, उसका फोकस या उसका टारगेट जो है वो सब्जेक्ट नीचे होता है, जिसके कारण से हमारा जो एंगल है वो कमजोर दिखाने के लिए होता है, राइट। इट इज लाइक अ साइकोलॉजिकल वेंटेज पॉइंट फॉर एनी वन अदर देन द कैरेक्टर इन द फ्रेम, राइट। एक वेंटेज पॉइंट पे है। मोस्ट एग्जाम्पल डू नॉट हैव अ प्रैक्टिकल रीजन फॉर यूजिंग अ हाई एंगल, बट वेरी सिंपली अ साइकोलॉजिकल फिल्म एंड फिल्म ग्रामर रैशनल। दैट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब यही चीज का है कि जनरली हर जगह नहीं दिखाया जाता है ये चीज, लेकिन ड्रामेटिकल मूवीज में डेफिनेटली इसको यूज किया जाता है। ड्रामा मूवीज जितनी होती है उनमें, तो अगर आपका कोई ड्रामेटिक सीन सीक्वेंस है जिसमें आप अपने आप को इमोशनल या कमजोर बता रहे हैं, तो आप हाई एंगल, कैरेक्टर ड्रिवन हाई एंगल यूज करेंगे। इसमें सिंपली कहां पे रखना होगा, कैमरा जो है वो आपको शोल्डर से थोड़ा ऊपर रखना होगा डिस्टेंस पे कैरेक्टर के, और टारगेट जो है उसमें यह दिखाना होगा कि ये पर्सन कमजोर दिखा रहे हैं हम, राइट। तो वेंटेज पॉइंट यहां होगा, दैट मीन्स उसके ऊपर फोकस नहीं होगा। उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो आप ये बना देंगे नैरेटिव हाई एंगल जिसमें कैरेक्टर के ऊपर फोकस आएगा, राइट। लेकिन अगर फोकस आप शिफ्ट कर देंगे, यानी उसका टारगेट शिफ्ट कर देंगे, सब्जेक्ट का जो फोकस है ना, टारगेट अगर शिफ्ट कर देंगे, उसको इस तरफ फोकस कर दिया उसने, तो आपका जो सेकेंडरी कैरेक्टर या जो आपका कैरेक्टर सब्जेक्ट वहां पे है वो कमजोर दिखाई देगा, राइट। सो वो चीज के लिए आप हाई एंगल यूज करेंगे कैरेक्टर इवेंट के लिए। नाउ देर इज अ डच एंगल। गॉड, दिस वन इज लाइक टू मच। डच एंगल जो है, इसको डच एंगल बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डचेस एरियाज में सबसे पहले यूज किया गया था, इसलिए इसको डच एंगल बोलते हैं। जनरली ये आपको जनता को जो है वो अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए होता है, यानी कि आप जब कोई ऐसे एड्रेनलिन रश देना चाहते हैं जनता को, जिसमें जनता जो है वो किसी तरीके से इफेक्टेड है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट वेदर अदर्स आर, कुछ बोल रहे हैं आप सर? नहीं सर, नहीं, कंटिन्यू प्लीज। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, सो इस ड्यूरेशन में डच एंगल में क्या होता है, एक एड्रेनलिन रश आप प्रोवाइड कराते हैं जनता को, तो इसमें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो अनकंफर्टेबली, फ्रेम जो है वो तिरछा कर दिया जाता है। कुड यू प्लीज shut the door down, off basically, because AC is currently on and yeah we are having some. ऑल राइट, सो इसमें क्या है कि कैमरा जो है वो स्टिल सामने ही रहता है, लेकिन उसको थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है, राइट। उसका जो फ्रेम है उसको तिरछा करके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अ डच एंगल नोन एज अ डच टिल्ट कैंटेड एन एंगल और ऑब्लिक एंगल, यानी इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है 45 डिग्री पे,
टिल्ट कर दिया जाता है. इस टाइप ऑफ कैमरा शॉट दैट हैज अ नोटिसेबल टिल्ट ऑन द कैमराज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस दैट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे आप उसको टिल्ट कर सकते हो. आप उसको वाई एक्सिस पे नहीं कर सकते. दैट मीन्स टॉप टू बॉटम आप टिल्ट नहीं कर सकते कैमरा को. आपको एक्स और वाई पे यानी एक्स और माइनस एक्स पे ही उसको टिल्ट करना है, यानी लेफ्ट या राइट. या तो राइट में आप टिल्ट कर दोगे या लेफ्ट में टिल्ट कर दोगे, डाउन और अप में नहीं कर सकते. ओके, दैट्स अ डच एंगल. It's a camera technique that was used by the German expressionists in the 1920s, so it's not exactly Dutch angle. 1920 में एक्सप्रेशनिस्ट जो थे वो यूज किया करते थे जर्मन के, लेकिन क्योंकि ये डच से पॉपुलैरिटी में आया इसके कारण से इसको डच एंगल बोला जाता है. ऊपर वाली जो मूवी है काफी फेमस है, जानते हैं इस मूवी के बारे में? स्टीवन स्पिलबर्ग को इसी मूवी ने हिट कराया था लाइक इन दी वर्ल्ड. स्टीवन स्पिलबर्ग कौन? जिन्होंने जुरासिक पार्क मूवीज बनाई या जिन्होंने आईटी या टर्मिनेटर जिस तरीके की मूवीज बनाई थी, उनको इस पिक्चर ने काफी हाईलाइट किया था वर्ल्ड में. जॉस एक फिल्म आई थी शार्क वाली, जिसमें शार्क जो है वो इंसानों को खाती है, राइट? वो जॉस मूवी स्टीवन स्पिलबर्ग को इस मूवी ने हिट किया था. सो ये ऊपर वाला जो टिल्ट एंगल है जिसमें जॉस जैसे ही आती है सामने, तो वो डर एक्टर के चेहरे पे दिखाने के लिए और लोगों को वो अनकंफर्टेबलनेस जो बोलते हैं ना वो दिखाने के लिए यहाँ पे यूज किया. नीचे वाली मूवी आप सब जानते होंगे, इट्स अ थॉर मूवी है ना? थॉर की पिक्चर है वो, तो इसको तो हर कोई जानता है. नाउअडेज इट्स अ हाउस होल्ड नेम. नाउ इसके बाद आता है ओवर द हेड शॉट विच इज बर्ड आई व्यू, गॉड आई व्यू, जो भी कह लीजिए. ऐसा शॉट ये जनरली ओवर द हेड यानी बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री सर से ऊपर होता है, और ये या तो बर्ड आई व्यू होता है, बर्ड आई व्यू यानी चिड़िया की आंख से, और या फिर गॉड आई व्यू यानी एकदम ऊपर से. ओके, so an overhead shot is when the camera is placed directly above the subject. It's somewhere around a 90 degree angle above the scene taking place. Overhead shots are also called a bird eye view, bird's eye view or elevated shot. कुछ भी कह सकते हैं. जनरली लिया कैसे जाता है? A camera crane is used to take over the head shot. कैमरा क्रेन लगती है इस तरीके का शॉट लेने के लिए. डेफिनेटली ये ऊपर दोनों मिशन इम्पॉसिबल और ये कोई रोमांटिक मूवी है, आई डोंट नो अबाउट दिस मूवी, लेकिन ऊपर वाली मिशन इम्पॉसिबल है डेफिनेटली उसका सीन वो है. मैंने बस इसको एज अ रेफरेंस ले लिया था, सो आई हैव टू ब्लेम फॉर दैट कि उसका मुझे नहीं पता, बट ऊपर वाली डेफिनेटली आई नो. और ये शॉट आप मैनुअली भी ले सकते हैं. अगर आपके पास क्रेन नहीं है तो आप कुर्सी वगैरह पे या हाइटेड टेबल पे खड़े होके. ड्रोन से भी तो ले सकते हैं. किससे? ड्रोन ड्रोन राइट, ड्रोन से भी लिया जा सकता है. नाउ डेज ड्रोन से भी ले सकते हैं. खैर ये तो पुराना वो हो गया, बट अभी भी फिलहाल बड़े प्रोडक्शंस में इसका एक कहीं ना कहीं यूज रखा हुआ है, क्योंकि ये वीएफएक्स मूवीज में बहुत यूज करते हैं क्रेन को. नाउ द एरियल शॉट. एरियल शॉट होता है कंप्लीटली हाई अबव शॉट रहता है. An aerial shot is a wide angle shot, basically wide angle aerial shot. An aerial shot is a shot that's taken from an elevated vantage point than what is framed in the shot. Aerial shots gives viewers a deeper understanding of what is happening below, both literally and metaphorically. That means कि ये शॉट जो है वो completely सिटी को दिखाने के लिए या completely सीन को दिखाने के लिए होता है. अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप दिखाना चाहते हैं किसी एक सिटी में अगर झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रही है या युद्ध हो रहा है, इस तरीके के जो शॉट्स हैं जो कि पूरा ओवरऑल पूरी एरियाज के बारे में बता देता है, देन यू कैन यूज दिस एरियल शॉट. ओके, नाउ लेट्स गो अ लिटिल बिट मोर इनसाइड ऑफ दिस शॉट्स एंड एन इंसर्ट शॉट. ये कुछ स्पेशल शॉट्स हैं, राइट? जो ओवर हम लोग ने लो एंगल, हाई एंगल, आई लेवल, ये बेसिक फंडामेंटल्स चल रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर सम स्पेशल शॉट्स.
जो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए ही यूज होते हैं। तो एरियल शॉट जो है वो स्पेसिफिक एरियल व्यू के लिए यूज होगा। इंसर्ट शॉट क्या होता है? An insert shot is any shot that's sole purpose is to focus the viewer's attention to a specific detail within a scene। यानी किसी एक सीन पर जो हमारा क्या बोलते एक्टर है या सब्जेक्ट है उसका कुछ एक एक्शन हो रहा है और उसकी पूरे डिटेल्स को हमको दिखाना है। वो जो एक्शन वो कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स को मुझे दिखाना है, राइट। अब ये इंसर्ट शॉट जो है वो बाहर या 3D एनिमेटेड मूवीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हॉलीवुड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप छोटी छोटी डिटेल्स पे अगर ध्यान दिलाना चाहते हैं किसी सीन की तो आप इंसर्ट शॉट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे किसी स्पाई मूवी को, जासूसी स्पाई मूवीज देखेंगे, तो जब वो जासूस तैयार होता रहता है ना तो सूट पहनता है, अपनी बो टाई ठीक करता है, देन आप देखेंगे उसकी घड़ी फट से घड़ी सेट करता है, बंदूक होगी तो बंदूक लगाता है ना, पेन ठीक करेगा, टाई ठीक करेगा, उसकी पूरे अटायर की हर एक चीज को आप फोकस करके दिखाते हैं एक ही। आयरन मैन में भी, राइट। तो ये सारी चीजें इंसर्ट शॉट कहलाती हैं, ठीक है। जो एग्जांपल्स आप अपने सामने, दी शॉट्स आर ऑफन प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कैरेक्टर सजेस्टिंग दैट वी सी व्हाट द कैरेक्टर सीज ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, जो एक्टर है या कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप दिखा सकते हैं और या तो सेपरेट भी दिखा सकते हैं। ऊपर का एग्जांपल है अप मूवी 2009, एक 3D मूवी आई थी 2009 की, जिसमें कैरेक्टर जो है उसकी बीवी के मरने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीता है। तो वो सवेरे उठता है चश्मा लेके, तो चश्मे पे फोकस होता है, फिर चश्मा पहनता है और क्लिक करके अपनी अलार्म क्लॉक को ऑफ करता है। वो सारा सीन यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो मिनिमम डिटेल्स भी बनाने के लिए डाली गई है वो सब यहाँ दिखाई गई है। इन दी लोअर वर्जन देयर इज ऑल्सो ये एक्चुअल में एक फैंटेसी मूवी थी ट्रेन वाली, राइट। उसके लिए ये बनाया गया, तो उसका एक स्टोरी बोर्ड है, राइट, जिसमें वो मीडियम शॉट में कैरेक्टर अपनी आय दिखा रहा है, राइट, उसकी आंखें दिखा रहे हैं कि कोई डब्बे के अंदर छुपा हुआ है। देन फिर उसको देखने वाला जो क्या बोलते पुलिसमैन है वो उसको देख रहा है और देखने के जस्ट बाद फिर क्या हो रहा है, उसको देखते देखते वो लड़की भी वहां पे खड़ी हुई है। तो उन उन चीजों पर फोकस किया जा रहा है जिसपे वो कैरेक्टर देख रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है। तो इन्वायरमेंट की डिटेल्स विद इन एन एक्शन आप इसको दिखाने के लिए इंसर्ट शॉट यूज करते हैं। यहाँ पे वो छोटा सा उसका एम्बलम है, तो वो एम्बलम भी दिख रहा है कि वो एक्चुअली एम्बलम नहीं है, ये फ्लैग है, ब्रिटिश फ्लैग, उसका वो दिखा रहा है, चिन्ह लगा हुआ है बॉक्स में, तो वो सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस इंसर्ट शॉट के अंदर आता है, ठीक है। आइदर इसको समझना है तो सबसे इजी वही स्पाई वाला जो है उसी को समझिए सब, राइट। स्टोरीज में यूज होता होगा, राइट। हाँ, स्टोरी अगर कुछ लिखना है तो बीच में फोटोज। डेफिनेटली वेडिंग्स के लिए हम लोग अगर इसको माने तो भी जब आपकी जो ब्राइड है वो तैयार होती है और आपको उनका इंट्रो देना है तो आप उसमें दिखाइए कि उनका अटायर जो वो गहने पहन रही हैं, जिस तरीके से वो तैयार हो रही हैं, उनके स्पेशल फीचर्स, अगर आप फोटोग्राफर वहाँ पे आपके हैं और वो ब्राइड के स्पेशल फीचर्स जानते हैं तो उन पे फोकस कीजिए, राइट, उनको शॉट कीजिए और फिर उसको एडिटिंग में डाल दीजिए अपने शॉट्स में। तो वो एक इम्पैक्ट देता है कि जनता को जो भी देख रहा है ना उसको कनेक्ट कर देगा आपके कैरेक्टर से। तो अगर आप वेडिंग्स में ये इम्प्लीमेंटेशन जनरली नहीं डाला जाता है हमारे यहाँ वेडिंग्स में, लेकिन आप किसी भी इंटरनेशनल वेडिंग के उसमें देखेंगे ना तो आपको इंसर्ट शॉट हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो रहता है अभी के टाइम पे। हाँ अभी के हाँ वीडियोस अभी के टाइम डलता है, राइट डलता है राइट राइट राइट, पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं डलता। हाँ हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम अबाउट लाइटिंग। लाइटिंग जनरली किस टाइप की होती है और कैसे इसको समझना होता है। इतना समझ लीजिए सबसे पहली चीज़ कि लाइटिंग जो है वो सीन में मूड क्रिएट करने के लिए की जाती है। कोई भी सीन हो उसमें लाइटिंग अगर प्रॉपर है तो उसका काम केवल ये नहीं होता कि पूरे सीन की सारी डिटेल्स नज़र आएं, बल्कि उसका काम ये भी होता है कि वो मूड जो है वो सेट होना चाहिए लाइट से।
While there is a separate lighting person, cinematography demands this knowledge, right? एक lighting person अलग से movies वगैरह में होता है, लेकिन जो cinematography है उसमें ये knowledge आपको होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए. After all, cinematography is what we see on the screen. है ना, जो स्क्रीन में हम देखते हैं वही सब सिनेमाटोग्राफी होती है. एंड हाउ वेल और हॉरिबली द सीन इज लिट इज अ ह्यूज एस्पेक्ट्स ऑफ द क्राफ्ट, राइट. हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो भी उस पर काम नहीं किया जा सकता, बहुत कम लाइट होगी तो भी काम नहीं कर सकते, राइट. तो ये क्राफ्ट का पता होना ज़रूरी है. नीचे भी कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं. दीज आर दी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ लाइटिंग. कॉमन लाइटिंग इश्यूज भी उसके राइट में दिए हुए हैं. लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, इट्स अ वार्म टोन, कूल टोन, ग्रीन लिट किया गया है. अलग अलग जगह सीन को लाइट करने के लिए किया गया है, बट सारी चीज़ें एक्यूरेटली नज़र आ रही हैं लेफ्ट वाली इमेज में. और राइट वाली इमेज में, यानी कि वी टॉक अबाउट द कॉमन लाइटिंग इशू, ये वाली इमेज में यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या होता है. फ्लोरेसेंट लाइट में आपका जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होता, वो डल होता है फ्लोरेसेंट लाइटिंग में, ठीक है. अंडर एक्सपोज्ड लाइटिंग में क्या होता है, ये मैं नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये लाइटिंग इश्यूज होते हैं जिसको बाद में सॉफ्टवेयर से ठीक किया जाता है, ठीक है. तो इसको ये मत समझिए कि ये लाइटिंग खराब है, अगर ये हो जाती है तो आप सॉफ्टवेयर से फिक्स कर सकते हैं. बट कुछ एक ऐसी लाइटिंग्स होती हैं जो बिल्कुल फिक्सेबल नहीं होती. तो फ्लोरेसेंट लाइटिंग में देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्यूरेटली लिट नहीं है. अंडर एक्सपोज्ड में क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों मर्ज हो गए हैं ब्लैक कलर से, लाइट हो गई, लाइट कम हो गई. टू डार्क, बैकलाइट टू स्ट्रॉन्ग. इसको समझने के लिए एक बैकलाइट भी लगी होती है जो पीछे के बैकग्राउंड से कैरेक्टर की फ्लैटनेस को दूर करने के लिए लगी होती है. हम लोग आगे समझेंगे कि वो लाइट जो है वो किस तरीके से काम करती है. तो पीछे वाली जो है वो बिल्कुल ज़्यादा तेज़ है, लाइट जो है बैक लाइट बहुत तेज़ है, और सामने कोई लाइटिंग्स नहीं है, इसके कारण ऐसा इफेक्ट आएगा. ओवर एक्सपोज्ड, दैट मीन्स वाइट वैल्यू ज़्यादा, यानी लाइट वैल्यू ज़्यादा कर दी. लाइट नीचे होगी तो इस तरीके का डरावना इफेक्ट आएगा. और ये है राइट एंगल, राइट. ऐसी लाइट होना चाहिए. इसमें क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड अलग से नजर आता है, डिफरेंस, कैरेक्टर भी अलग से नजर आ रहा है. कैरेक्टर का कोई भी भाग लाइट के साथ या पीछे के बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं हो रहा, अलग अलग है. आसानी से क्रोमा होगा और कैरेक्टर पे आसानी से आप वर्क कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर, राइट. तो इस तरीके की लाइटिंग जो है वो करेक्ट लाइटिंग होती है. टाइप्स ऑफ लाइटिंग. सीन को लाइट करने के लिए तीन तरीके की लाइट्स होती हैं. पहला है 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम, राइट. कुड यू प्लीज आस्क प्रिंस एंड रोशन and also that Mayank Jain to come over there. Even Rupam, you can ask them to come over there. Please ask, because I need to tell all those other students also about this, क्योंकि वो भी लाइटिंग सीख रहे हैं. You also come. Types of lighting. Even I am also tired. हाँ, बेफालतू का. Sit down. Prince, Roshan, ask them to come. Types of lighting. We are talking about types of lighting first of all. Okay, so actually में क्या है कि चाहे हम मूवीज़ की बात कर लें, चाहे यूट्यूब की बात कर लें, चाहे 3D आर्टिस्ट की बात करें या पेंटिंग आर्टिस्ट की बात करें, सब जगह पे टाइप्स ऑफ लाइटिंग बहुत ज़रूरी है जानना कि लाइटिंग काम किस तरीके से करती है. प्लीज रोशन, रूपम, या क्लोज द डोर एंड या ऑल राइट. टाइप्स ऑफ लाइटिंग, राइट. तो 3 पॉइंट लाइटिंग जो है, स्टूडियो लाइटिंग इज यूज फॉर हाइट, विड्थ एंड डायमेंशन. जनरली 3 पॉइंट लाइटिंग जो है वो आपका स्टूडियोज में की जाने वाली लाइट होती है. और जनरली जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है या सब्जेक्ट है या जो भी उसमें बैठता है
उसके पूरे के पूरे फीचर्स को एक्यूरेट दिखाने के लिए हमें 3 पॉइंट लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ लाइटिंग है रैम्ब्रेंट लाइटिंग। ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डायमेंशन टू लाइटिंग अ सब्जेक्ट्स फेस, यानी जब पोर्ट्रेट पे काम किया जाता है, जब किसी सब्जेक्ट का मीडियम शॉट हो या फेस वाला शॉट हो, तब रैम्ब्रेंट लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, खासकर एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करने के लिए, इमोशन एंड डायमेंशंस ऐड करने के लिए। क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग, आइडियली टू कन्वे डार्क एंड डेंजरस सिचुएशंस। अगर आप कोई ऐसा आर्ट वर्क कर रहे हैं या आपकी मूवी में कोई ऐसा सीन है, या कोई आप ऐसा सीन दिखाना चाह रहे हैं जिसमें डर या डेंजरस या हॉरर सीक्वेंस हो, तो आप डेफिनेटली क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग यूज करेंगे। ये क्यूरोस्क्यूरो जो है वो एक्चुअली फ्रांस लैंग्वेज फ्रांसीसी वर्ड है, उसका मीन है, दैट मीन्स डार्क। ओके, सो 3 point lighting, how to do that 3 point lighting and stuff. So 3 point video lighting is all about creating a 3 dimensional look, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसका चारों ओर 3D स्पेस नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो द लाइट सोर्सेज आर लेबल्ड एज सच। पहला जो लाइट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज की लाइट, राइट। की लाइट ये वो लाइट होती है जो सामने में कैमरा के लेफ्ट या राइट साइड में लगाई जाती है, और इसका मेन पावर होता है, सबसे ज्यादा पावर की यही लाइट होती है, और ये कैरेक्टर या सब्जेक्ट के ऊपर लगती है, राइट। सो यूज्ड एज अ प्राइमरी लाइटिंग पॉइंट, मोस्ट पावरफुल, राइट, सबसे ज्यादा पावरफुल ये चीज होती है। फिल लाइट जो होती है, क्योंकि की लाइट के लगने से, राइट, आप यहां पे देखेंगे 3 पॉइंट लाइटिंग में, तो सबसे पहले की लाइट लगेगी तो सीन कुछ ऐसा लेट होगा, राइट। सो ये मेन फेस लेट होगा, लेकिन बाकी के हिस्से क्या होंगे, डार्क हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही लाइट लगी है, तो जैसे ही सब्जेक्ट के फेस पे लगेगा बाकी हिस्से जो हैं वो पूरे डार्क हो जाएंगे। तो इन डार्क को कंपनसेशन या कंपनसेट करने के लिए क्या लगता है, फिल लाइट लगता है। आपके सामने यहाँ पे एक और इमेज है, उसको देखिए। की लाइट जो है वो लेफ्ट साइड अगर लगी हुई है कैमरा के, ठीक है, यूजली 45 डिग्री एंगल पे है, ब्राइटेस्ट लाइट है। टॉप व्यू से भी यहाँ पे दिया हुआ है की लाइट किस तरीके से लगी हुई है। ये कैमरा है और ये की लाइट लगी हुई है। इसके राइट साइड में जस्ट अपोजिट, अगर की लाइट लेफ्ट साइड में लगी है तो राइट साइड में फिल लाइट लगेगी। ठीक है, अब फिल लाइट का काम क्या होता है, फिल लाइट का काम होता है जो आपने लाइट बन रही थी, राइट, उसके कारण जो शेडोज फ्लैटनेस आ रही थी उसको रिमूव करने का काम होता है। एज यू कैन सी राइट ओवर हियर, यहां पे आपको वो फिल नजर नहीं आएगा, मतलब फिल नजर आएगा बेसिकली कि जो ब्लैक शेडोज बन रही थी की लाइट के कारण वो यहां पे रिमूव हो गई। फिल लाइट जो है वो जस्ट अपोजिट लगती है की लाइट के, और उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी वैल्यू जो होती है वो 50% होती है की लाइट के। ठीक है, की लाइट के 50% पावर होना चाहिए फिल लाइट का एकदम। अगर मान लीजिए आपने 10 की वैल्यू पे रखा हुआ है की लाइट को, तो फिल लाइट जो है ऑटोमेटिकली 5 पे आ जाएगा। ठीक है, 50% होनी चाहिए। अब इसके बाद जब आप ऐसा करते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड जो है उसमें डेप्थ नहीं रह जाती, क्योंकि आपका पूरा इमेज फ्लैट हो जाता है। तो वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप ऐड करते हैं बैकलाइट या रिम लाइट। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में डेप्थ आ जाती है, राइट। अब रिम लाइट जो है वो जनरली रेशियो यहां पे लिखा है, इट्स 1.5:1, या फिर अगर मैं इसको बोलूं तो 30% पे आप इसको रख सकते हैं। ये पीछे का फॉग क्रिएट करने के लिए होता है, यानी कि आपका जैसे यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो की प्लस रिम प्लस फिल, जिसमें बैकग्राउंड में अलग से एक वाइट फॉग आ रहा है। ये फॉग क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इन्वायरमेंट में है। क्रोमा शूट्स के लिए जनरली ऐसा किया जाता है ताकि आपका पीछे का बैकग्राउंड जो है आप बदल सकें और कैरेक्टर हमेशा ऐसा फील आता रहे कि कैरेक्टर एक डिस्टेंस पे है बैकग्राउंड के। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड की फील आती रहे, इसके कारण से हमारी स्टूडियो लाइटिंग करते हैं। देख सकते हैं टॉप से किस तरीके से रखना है। पहली की लाइट अगर सबसे ज्यादा पावरफुल होगी
उसकी 50% पावर होगा फिल लाइट में, और फिल लाइट का 50% समझ लीजिए पावर होगा बैकलाइट में, ठीक है। दैट मीन्स टू फिल की लाइट का 30% रिम लाइट होगा बैकलाइट, ठीक है। सो दिस इज योर क्या बोलते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। ये स्टूडियो लाइटिंग सेटअप होता है, स्टूडियोज में ऐसे करते हैं। तो जब भी कोई आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे जो यहाँ पे जो पर्सन हैं 3D वाले जो हैं या पेंटिंग वाले हैं, कोई भी अगर ऐसा वर्क कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, तीनों लाइटिंग सेटअप से लेट कर सकते हो, ठीक है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। और अगर आपके पास यूट्यूब पे आप वर्क कर रहे हैं या सिंगल एक्टर पे वर्क कर रहे हैं, या आपका ब्राइड एंड ग्रूम अलग अलग दिखाना है आपको, तो या एक साथ भी दिखाना है एक सिनारियो में, तो आप 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज करेंगे अगर उनको एक जगह खड़े रख के क्लियरली उनके साथ वर्क करना है तो, ओके। Rembrandt lighting. Rembrandt lighting is a technique utilizing one light and one reflector or two separate lights, right? It's a popular technique because it creates images that look both dramatic and yet natural. इसमें क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर एक्स्ट्रा लगता है, इसमें लाइट सिंगल होती है, एक तरफ से की लाइट पड़ती रहती है और दूसरी तरफ में रिफ्लेक्टर लगा होता है। तो लाइट जब उस पर रिफ्लेक्ट होके वापस से बाउंस करती है कैरेक्टर के ऊपर, तो एक रैम्ब्रेंट ट्रायंगल बनाती है जो कि फेस पे बनता है। जैसे एक आप यहां देख रहे हैं रैम्ब्रेंट लाइटिंग ट्रायंगल, चीक्स पे यहां पे दिखता है, और एक टॉप पे अगर लाइट सोर्स लगा हुआ है तो बाउंस के कारण यहां पे जो एक ट्रायंगल बनता है, दैट इज योर रैम्ब्रेंट लाइटिंग ट्रायंगल। ये जनरली no, let me just see. Just a minute. No, your pen drive is not there. No. So रैम्ब्रेंट लाइटिंग में जनरली ड्रामास क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, एक सर्टेन ड्रामा क्रिएट करने के लिए। और खासकर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जब होती है, जब इंसान का क्लोजअप हो रहा हो या मीडियम शॉट पे हो, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपका 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में अगर आपका कैरेक्टर का केवल डिटेल्स ज़्यादा हैं, तो आप इसको वहाँ पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं रैम्ब्रेंट लाइटिंग, राइट। प्रीडोमिनेटली कैरेक्टराइज्ड बाय लिट अप ट्रायंगल अंडरनीथ द सब्जेक्ट आइज। ये कैसा ये होता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके सब्जेक्ट के आई के नीचे पे एक बाउंस के कारण एक ट्रायंगल बनता है, उसको रैम्ब्रेंट ट्रायंगल बोलते हैं, रैम्ब्रेंट लाइटिंग ट्रायंगल बोलते हैं। एंड बेसिकली इसीलिए उसका नाम रैम्ब्रेंट बना। और ये रैम्ब्रेंट कौन थे, ये एक्चुअली में एक पेंटिंग आर्टिस्ट थे जो कि हमेशा अपने आर्ट वर्क में इस तरीके का लाइटिंग में पेंट किया करते थे। तो जनरली बाद में वो ड्रामेटिक लगने लगी इसके कारण से, और अमेरिकन हिस्ट्री के उनका नाम ही रैम्ब्रेंट था, तो इसलिए उनका इस लाइटिंग का एक आविष्कार हुआ बेसिकली, राइट। इसमें जो रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है वो कुछ इस तरीके का यूज करते हैं। ऐसा एक रिफ्लेक्टर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, सिंपल है, जो भी रिफ्लेक्टर यहाँ दिख रहा है उस तरीके का रिफ्लेक्शन वो वहां पे क्रिएट करेगा। डिफरेंट टाइप्स हैं, वाइट सॉरी वाइट लाइटिंग चाहिए तो वाइट लाइटिंग, ब्लैक रिफ्लेक्शन यानी लो रिफ्लेक्शन, ब्लैक मतलब लो हो जाता है क्योंकि लाइट ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता, तो बहुत कम बाउंस देना है तो इसके लिए गोल्डन बाउंस देना है, सिल्वर बाउंस देना है, या फिर सिमिलरली ट्रांसपेरेंट करना है, राइट। इन फोटोग्राफी ये दो इतने टाइप के रिफ्लेक्शंस मिल जाते हैं, और डिपेंड करता है, हमारे भारत में तो इस तरीके के में पर्पल ब्लू और वो भी आते थे प्रीवियसली, जब अर्लियर काम होता था राजेश खन्ना के पिक्चर में तब यूज किया जाता था। इन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी अ रिफ्लेक्टर इज एन improvised or specialized reflective surface used to redirect lights towards a given subject or scene। यानी में देखिए इसमें कैमरा पड़ा हुआ है, की लाइट भर है, और रिफ्लेक्टर से आप फिल का काम कर रहे हो या रेम का काम कर रहे हो, ठीक है। लाइट एक ही लाइट से बाउंस करवा के आप ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़वा रहे हो। 3D में भी ये हो सकता है, लेकिन 3D वाले जो हैं उनको ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ओके। सर हाँ कोड ऑफ बोलते
क्या बोल सकते हैं? करते हैं कोडॉक्स कोडॉक्स। कोडॉक्स बोल सकते हैं। हाँ मतलब अभी जो यूज होता है, ओके, लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो राइट कैमरा से कनेक्ट करके। हाँ राइट राइट। सो उसको कोडॉक्स बोल सकते हैं। ओके, तो आप जिसको बाय करना है वो ले लीजिएगा उसको, राइट। सो किस तरीके के इफेक्ट आएंगे? गोल्ड रिफ्लेक्टर से इस तरीके का रिफ्लेक्ट आएगा, सिल्वर रिफ्लेक्टर से इस तरीके का आउटपुट आएगा, व्हाइट रिफ्लेक्टर से इस तरीके का आउटपुट आएगा, एंड नो रिफ्लेक्टर से इस तरीके का आउटपुट आएगा, राइट। आप देख सकते हो उसमें हल्का सा बाउंस गोल्ड का दिखेगा, सिल्वर का, व्हाइट में एक्सपोजर कितना आएगा, और आपका जो नो रिफ्लेक्टर है उसमें किस तरीके की डिटेल्स नजर आएंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ती है जब रैम्ब्रेंट लाइटिंग करते हैं। क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग जो है ये जनरली एक्सट्रीम कीज के साथ काम करता है। याद है हमने कंपोजिशन कीज की बात की थी जब हम फोटोशॉप पे काम कर रहे थे, राइट। और उस समय मैंने आप लोगों को कंपोजिशन कीज के बारे में बताया था, सीन के बारे में। आई थिंक आप नहीं थे उस समय, एक्चुअली आपका फोटोशॉप नहीं हुआ था उसमें। ओके, सो क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग जो है वो बेसिकली डेंजरस और डर लाइटिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो इन सिनेमाटोग्राफी द टर्म रिफर्स टू लो एंड हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग। लो या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। हाई कॉन्ट्रास्ट दैट मीन्स कलर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, आइदर वाइट आइदर ब्लैक। ये पुरानी मूवीज के हैं, अभी की मूवीज में भी ये इसी तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि जहां कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे सैचुरेशन कम करना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दोगे तो सैचुरेशन भी बहुत हाई हो जाएगा, तो सैचुरेशन आपको कम करना पड़ेगा। तो वो जनरली आपको कॉन्ट्रास्ट ब्लैक और वाइट में ही मिलेगा, राइट, एक्सट्रीम कीज में जब आप जाओगे तो, ठीक है। These this applies especially to black and white films, notably German expressionist यूज किया करते थे। नोआर फिल्म जो थी फ्रांस की वो बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करती थी। उसको एक स्टैंडर्ड हॉलीवुड लाइटिंग में मिला जब नोआर फिल्में आने लगी हॉलीवुड में। ये डिटेक्टिव फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज करते थे उन लोग। So the light coming through the window is creating a strong shadow on the floor. This is popular film noir technique that is usually used to symbolize how a character is trapped within themselves or has a psychological feeling of being trapped within the mind. Therefore, this technique was often used in a detective movies. डिटेक्टिव मूवीज में बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। द हंच बैक ऑफ नोट्रे डेम 1939। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑल राइट। सो हमारी जो सिनेमेटोग्राफी थी वो यहीं तक की थी। ओके, सो हमने थ्रू आउट द टाइम हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। तो हमने कैमरास के बारे में देखा, कैमरास की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखा, जो जो टेक्नोलॉजीज़ उसके साथ जुड़ी थी। हमने लेंसेज के बारे में जाना, कैमरास फ्यूचर में जो कैमराज आने वाले हैं उनके बारे में हमने जाना, राइट, द लाइट व्यू कैमरास, प्लेटोनिक कैमरास, राइट। उसके साथ साथ हमने कैमरा के जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में जाना। देन वी लर्नड अबाउट द स्टोरी बोर्डिंग। फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल्स ऑफ शॉट्स सीखे। देन उसके बाद हमने जो टिपिकली शॉट्स के साथ साथ शॉट जो यूज़ किए जाते हैं मूवीज़ में वो चीज़ सीखी। आफ्टर दैट वी हैड लर्नड अबाउट दैट हाउ टू शूट अ मूवी, जिसमें सबसे पहले कौन सा शॉट होता है, फिर हमें किस तरीके से अपने सीन शॉट्स तैयार करने होते हैं, किस तरीके के आप फ्रेमिंग सेट करते हैं, हमने फिर उस पर गए, राइट। फिर हमने सिंगल शॉट, 3 शॉट, 2 शॉट, ओवर द हेड शोल्डर, ओवर द हिप शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, इनके बारे में जाना। देन हम फिर एंगल्स में आ गए। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में जाना, राइट, हाई, लो, आई लेवल। आज जो हमने एंगल्स देखा, विस्केरियल हाई एंगल कब यूज करना है, कब इस तरीके के आउटपुट पे वर्क करना है, कैरेक्टर ड्रिवन डच एंगल, इनके बारे में हमने बात की। देन वी हैड गॉन फॉर ओवर द शॉट, हेड शॉट। फिर इसके बाद हमने इंसर्ट शॉट्स के बारे में बात की,
टाइप्स ऑफ लाइटिंग पे आ गए एंड देन फिर हमने बेसिकली लाइटिंग्स के बारे में बात की हमने, देन कौन कौन से कॉमन इश्यूज होते हैं और किस तरीके के लाइटिंग में ये सारे इश्यूज रिमूव किए जाते हैं, हमने वो चीज़ देखी, राइट। वी आर नोन अबाउट सम ऑफ द सेटअप्स ऑफ लाइटिंग, और फिर उसके बाद हमने वी हैड गॉन थ्रू सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो कि यूज़ की जा सकती हैं, आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं कोडेक्स, राइट। और इसके साथ साथ क्यूरोस्क्यूरो लाइटिंग, जो आखिरी हमने एक्सट्रीम कीज की बात की थी, कॉम्पोजिशन कीज की बात की थी, वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ओवर इन दिस सेशन फॉर सिनेमेटोग्राफी। प्रीवियसली हम लोग एक हफ्ते से खींच रहे हैं इसको, ओके। ऑल राइट, सो लाइटिंग के लिए जिन जिन को वो लाइटिंग अभी दिक्कत जा रही थी, वो इन 3 तरीके की लाइटिंग्स पे शोध कर सकते हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग पे, रैम्ब्रेंट लाइटिंग पे और क्यूरोस्क्यूरो। मार्मोसेट में किया जा सकता है बट उसके साथ आप प्रोडक्शन में घुस तो नहीं सकते। ओके, सो अदर देन दैट आप लोग को कुछ डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग? क्योंकि आगे हम अब ये कर सकते हैं कि आप लोग जब इधर ऑफलाइन आएंगे सो वी कैन वर्क प्रैक्टिकली ऑन दीज लाइट्स या दीज सिनेमेटोग्राफी स्टफ, ओके। तो हम आप जब आएंगे तो हम हाई एंगल, लो एंगल्स और कैमरा प्लेसमेंट पे काम कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। कल कल क्लास है ना कि कौन सा क्या है? कल तो प्रैक्टिकल है, क्लास आज हुई, ओके, तो राइट। कल आ सकती हूँ क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सैटरडे नहीं आ पाई थी मैं, डेटा मेरे पास है, राइट टाइम राइट। कंट्रोल में। इवनिंग में 6 से 7 में आपको हम लोग बैठ सकते हैं इस पे वर्क ठीक है, करने के लिए, ठीक है। ओके। ओके। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। और इसका वीडियो मैं डेफिनेटली आप लोग को अपलोड कर दूंगा, ओके। बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।